अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मौसम महदी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे कोहोस्ट तलहा आलमगीर भी मौजूद हैं। खबरों की अगर बात करें तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी पर भी काफ़ी असरअंदाज किया है, जिससे काफ़ी खिलाड़ी शदीद परेशानी का शिकार हैं, परेशानी में मुब्तला नज़र आते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो शादाब खान फिट हो गए, लेकिन हसन अली दोबारा अनफिट हो गए कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। और अगर बात करें तीसरी ओडीआई शिकस्त की, तो फिर शिकस्त के बाद कौन ख़तरे में है कौमी टीम में, इस पर भी बात करेंगे। और इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। इससे पहले भी आप उन्हें हमारे शो में देखते रहे हैं। क्रिकेट की खिदमत करते हैं, इस्लामाबाद में अपनी अकेडमी चला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा की। हसन, आपको वेलकम करेंगे शो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। हसन तलहा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरा मैच ना जीतने पर मायूसी है। कोशिश होगी कि T20 सीरीज में अच्छा खेल पेश करें। कौमी कप्तान बाबर आजम। मिसबाह हक को इकट्ठे ओहदे देकर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक किया गया। पाकिस्तान में आजाद सिलेक्शन कमेटी की जरूरत है। आकिब जावेद। PCB ने जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज से इमाम उल हक, आबिद अली और हारिस सुहेल को रिलीज कर दिया। इंजरी के शिकार शादाब खान ने प्रैक्टिस शुरू कर दी। टीम मैनेजमेंट पर उम्मीद है कि शादाब खान T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। जनूबी अफ्रीकी 4 रुकनी सिक्योरिटी वफ ने नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। सिक्योरिटी वफ ने नेशनल स्टेडियम में हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। अफसरदा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL खेलने का मौका गंवा रहे हैं। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेलें। साबिक कप्तान वसीम अकरम। उमर अकमल केस की आलमी सालिसी अदालत में समाअत 1 दिसंबर को वर्चुअल पर होगी। लुक रॉन्की को न्यूजीलैंड टीम का बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। रॉन्की का पहला टास्क वेस्ट इंडीज और फिर पाकिस्तान से सीरीज होगा। मोहम्मद वसीम जैसा फाइटर पाकिस्तान में नहीं देखा। मोहम्मद वसीम वर्ल्ड टाइटल के लिए तैयार है। बॉक्सर आमिर खान। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 66वें कौमी सीनियर हॉकी चैंपियनशिप के ड्रॉज का ऐलान कर दिया। टॉप 10 टीमें टाइटल के हुसूल के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। और फुटबॉल विमेन FA कप फाइनल मैनचेस्टर सिटी तीसरी बार चैंपियन बन गई। बिल्कुल, हमेशा की तरह आपने जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस में तमाम तर दुनिया स्पोर्ट्स से खबरें हमने शामिल की हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुज़श्ता रोज़ की, तो पाकिस्तान ने आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हो गया। और अगर हम बात करें सुपर ओवर की, तो पाकिस्तान 2 रन सिर्फ बना सका, 3 रन से ऊपर नहीं जा सका और 2 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। तो ये काफ़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि पहली शिकस्त का सामना भी एज अ वनडे कैप्टन बाबर आजम को करना पड़ गया। तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए, जैसे कि हमने पहले भी तारुफ करवाया, हसन रज़ा साहब जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, कैसे देख रहे हैं तीसरा वनडे इंटरनेशनल है? आप खुद भी क्रिकेट की इतनी खिदमत करते आ रहे हैं, एकेडमी अपनी चला रहे हैं, और अब तो यंग हम देख रहे हैं कि 8 साल का बच्चा भी आपकी एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के, जहाँ हम फ्यूचर की बात करते हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, दीगर लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान टीम पहले श्रीलंका से शिकस्त से 2-4 हुई, उसकी C टीम से, और अब जिम्बाब्वे से आखिरी वनडे इंटरनेशनल में भी। जी हाँ, बहुत फ्लॉज रहे हैं पीछे। और देखें आप, जिस तरह से फॉर्मेट चल रहा था क्रिकेट का, T20 फॉर्मेट भी चल रहा है, उसके बाद PSL जो है वो ज़ोर शोर से पाकिस्तान में चल रही थी। इससे पहले आपने देखा कि 4 सीज़न या 3 सीज़न जो हैं वो दुबई अबू धाबी में हुए। इसके बाद फिर पाकिस्तान में PSL के सीज़न आया, जिसकी वजह से एक प्रोटेक्ट जो है बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं प्रोड्यूस हुए। उसमें अगर मैं कहूँ तो हैदर अली, हारिस रऊफ लॉर्ड जैसे खेलते रहे, ज़िशान अशरफ और खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स और मूसा जैसे प्लेयर्स जो हैं वो मंजर आम पे आए पाकिस्तान के लिए। क्रिकेट में अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पॉजिटिव साइन दे रही हैं पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट के लिए। यंग प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी उभर के आ रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। मगर वो यंग प्लेयर इस तरह से आ रहे हैं कि जो 90s में अगर आप प्लेयर्स देखेंगे, तो 90s में जो प्लेयर खेलते थे वो तकरीबन 4 या 5 साल या 10 साल तक खेलते थे क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। मगर आजकल फॉर्मेट डिफरेंट हो गया है और प्लेयर्स जो हैं वो शॉर्ट फॉर्मेट में ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी बनस्बत के टेस्ट क्रिकेट में दें या फिर वनडे क्रिकेट में दें, जिसकी वजह से फ्लॉज नज़र आए हमें। और जिम्बाब्वे की वो टीम जो एक टाइम पे, जब मुझे याद है कि 1996 में जब मैंने डेब्यू किया था, 14 ईयर्स का मैं था, तो यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर का मेरा रिकॉर्ड हुआ था उसमें, जब हीथ स्ट्रीक, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर
और इतने बड़े बड़े नाम थे उस टीम में उस टाइम पे, मगर ये अनएक्सपीरियंस टीम थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा लास्ट मैच में, और बात जो है वो सुपर ओवर तक आ गई। अगर 2 वनडे देखे जाएँ तो खेलने बड़े अच्छे खेले पाकिस्तान ने, मगर पाकिस्तान का जो लेवल है वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल है, और इस वर्ल्ड क्लास लेवल के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। अपनी टीम के प्लेयर्स हैं उनके स्टैट्स निकालने पड़ते हैं, और एक्सपीरियंस तजर्बाकार प्लेयर हैं जो अपने एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं। वो लास्ट वनडे में नज़र नहीं आया, और जिम्बाब्वे की जीत हुई जिसकी वजह से जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है उसकी क्रिकेट के लिए, जो पास में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, जिम्बाब्वे क्रिकेट हो रही है, क्योंकि इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर नाम नहीं थे उनके पास, मगर फिर भी पाकिस्तान को हराना एक बड़ा उनके लिए जो है खुशाइन बात रही है उनके फ्यूचर के लिए। जिम्बाब्वे ठीक है, उनके फ्यूचर के लिए एक खुशाइन बात रही। बिल्कुल तारीफ़ करनी पड़ेगी जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की, जिस तरह उन्होंने खेल पेश किया। अगर पहला मैच ही आप देखें सिर्फ 25 रन से पाकिस्तान ने उनको शिकस्त दी। अगर बात करूं मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से, मॉडर्न डे क्रिकेट के हवाले से, तो ये जो वनडे सीरीज़ हुई है पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कैसा खेल पेश किया? क्या यही वो खेल है जो आजकल की बड़ी टीमें जैसे भारत, इंडिया, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम टीमें खेल रही हैं, तो पाकिस्तान ने जिस तरह का खेल पेश किया इन 3 ODI में, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की क्रिकेट तो इम्प्रूव होनी चाहिए, जिस तरह से मिसबा उल हक जैसे जो है कोच भी हैं और ख़ुद प्लेयर भी रह चुके हैं, मगर मैंने पहले प्रोग्राम में भी ये बताया कि जब प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा होता है तो वो अपने ऊपर जो है वो एक प्रेशर लेके खेलता है, और अपनी तरफ से वो कोशिश करता है कि मैं टीम को किस तरह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और मुश्किलात से निकालूं टीम को। मगर मिसबा उल हक जैसे प्लेयर जो हैं वो डगआउट में बैठे हुए हैं, एज ए कोच हैं, और कोचिंग जो है एक आर्ट होती है, और कोचिंग में एक डिफरेंट सिनारियो होता है आपका। जब आप खेल रहे होते हैं तो फाइट करते रहते हैं, मैच जिता देते हैं, मगर कोचिंग स्किल्स ऐसी हैं, और जब चीफ सेलेक्टर जब वो बने हुए हैं, इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। डिसीजन वो लें आप कि जो परफॉर्मर, जो प्लेयर्स होते हैं अच्छे हैं, उनको खिलाया जाए, उनको चांस दिया जाए। हमेशा याद रखें कि यंगस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करते या ज़्यादा प्रेशर में नहीं खेल पाते हैं, उनके साथ सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अपनी टीम की रेपुटेशन भी बनानी पड़ती है और टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन में लेके जाना पड़ता है। अगर आप देखेंगे मिसबा उल हक बिल्कुल बेबस नजर आए पीछे, जो जिम्बाब्वे से ये मैच हुआ है, और श्रीलंका की टीम आपको याद होगी कि श्रीलंका टीम आई थी, वो एक बी टीम थी, वो भी हरा के पाकिस्तान को गई थी होम सीरीज में, जिसकी वजह से मुश्किलात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मगर अच्छा हसन, आप कोच की इंपॉर्टेंस की भी आप बात कर रहे थे। जिम्बाब्वे का तो कोच भी नहीं आया, वो भारत के इंटरव्यू की वजह से वो वहां पर रह गया, जिम्बाब्वे का कोच नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान के डगआउट में कोचेस की भरमार मौजूद थी। और इस दौरे से पहले, जिम्बाब्वे की टीम से आने से पहले, जो बॉलिंग कोच है वकार यूनुस साहब, उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सो कॉल्ड जिम्बाब्वे दौरा करने वाली है। उन्होंने क्या फरमाया था, जरा आप भी मुलाहिजा फरमाएं। मिसबा भी इन्हीं लाइंस पर ही सोच रहा है कि जी जिम्बाब्वे सो कॉल्ड कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सो कॉल्ड थोड़ी वीकर ओपोनेंट्स है, तो इनके अगेंस्ट हम अपने यंगस्टर्स भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेशंस ट्राई करने की वो बात कर रहे थे वकार यूनुस, और सो कॉल्ड जिम्बाब्वे का नाम भी दे दिया था जिम्बाब्वे को। तो ये प्रेशर लिया उन्होंने, या फिर अब ये नज़र आ गया कि भाई जिम्बाब्वे इतने अच्छे प्लेयर्स उनके साथ आए तो वो भी तो परफॉर्म कर सकते हैं? ब्रेंडन टेलर की सेंचुरी इस बात की गवाही देती है कि वो तो प्लान करके आए थे कि पाकिस्तान को शिकस्त देंगे। हसन, एग्जैक्टली जिस तरह से प्लान, तो जाहिर बात है आप देखें कि दूसरी टीमों की निस्बत प्लान पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कप भी अभी आने वाला है उसकी प्लानिंग चल रही है, और स्क्वाड जो है वो T20 फॉर्मेट नहीं है, हमारा जोर टोटली जो है वो PSL पे रहता है। PSL के अलावा भी दुनिया में बहुत दीगर क्रिकेट्स हैं, और बेसिक क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, और 50 ओवर की क्रिकेट है। और मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान की टॉप बैट्समैन बैटिंग लाइन, बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जिनका ICC रैंकिंग में टॉप पे बैटिंग में चल रहे हैं, वो तो सारी जिम्मेदारी बाबर आजम भी हैं। अगर मैं मेरे स्टैट्स अगर निकाले जाएं 11 प्लेयरों में, अगर बाबर आजम अभी ना खेलें, खुदा खास्ता कोई इंजरी हो जाए उनको, तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइन जो है वो मेरे ख्याल में 200 रन पे पूरी ऑल आउट हो जाएगी। जब वहां पर जैसे बैट्समैन जो है 8वीं विकेट पे आके वो पार्टनरशिप लगा रहे हैं, 52 रन करके जा रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि जो बैट्समैन खेल रहे हैं, जो पिछले 5 साल से 6 साल से खेल रहे हैं, उनको क्यों नहीं मनवाया जा रहा, उनसे क्यों स्टैट्स नहीं निकाले जा रहे हैं, उनसे परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही है? ऐसा प्ले लेके आए हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ खेले, और असद शफीक जैसे प्लेयर है, एक लंबी इनिंग वाला प्लेयर चाहिए जो बाबर आजम के साथ स्टे करे पिच पे, और लास्ट 10 ओवर होते हैं या 12 ओवर होते हैं, पावर प्ले भी होता है इसमें, तो पूरे ओवर का एडवांटेज उठाएं। मगर 260 रन या 70 रन जो है विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं होता, और लंबी टीमें जब भी वर्ल्ड क्लास टीम होती हैं वो 350 रन करती हैं 50 ओवर्स के गेम में, और 300 से ऊपर टारगेट रखती हैं ताकि अगली टीम को मुश्किल हो।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो पूरी बैटिंग लाइन बाबर आजम के गिर्द घूम रही है। बाकी कोई प्लेयर अपनी जिम्मेदारी लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साथ साथ अगर अभी जैसे वकार यूनिस साहब का हमने शॉट चलाया तो उन्होंने यंगस्टर्स की बात की कि यंगस्टर्स को मौका देंगे। हमने देखा अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया गया था। फिर साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यह कि उस्मान कादिर को यहाँ जो है शामिल किया गया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया गया। इससे आप क्या समझते हैं कि एक प्लेयर को बार बार आप स्क्वाड में शामिल करते हैं फिर प्लेइंग 11 में मौका नहीं देते, प्लेयर्स के एतमाद पर असर पड़ता है इससे? क्योंकि हमने देखा 1.5 साल बाद हसनैन को मौका दिया वनडे में। देखिए 1.5 साल बाद हसनैन को मौका दिया, अंदाज़ लगाएं। ऐसे 11 साल बाद फवाद आलम को मौका दिया गया था, मगर डोमेस्टिक में उन्होंने सेंचुरी कर दी। तो जो एक इंटरनेशनल लेवल जो होता है उसका डिफरेंट एक सिनेरियो होता है, और जो T20 फॉर्मेट होता है, लीग्स होती हैं, उसमें प्लेयर को डिफरेंट कॉन्फिडेंस मिलता है। मगर जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो आपको एक प्लान के साथ जाना पड़ता है, और उस प्लान में जो है वो ओनली बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट में भी नजर आ रहे हैं वही अपना प्लान लेके चल रहे होते हैं। और जब आपने उनको कैप्टन भी बना दिया तो डेफिनेटली उन पर प्रेशर भी आ रहा है। आप अगर देखें तो बैटिंग तो वो कर रहे होते हैं, मगर उसके बाद जब फील्डिंग में वो इनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो एक अनप्रोटेक्टेबल नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन बैटिंग में ही रही है। अभी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन माने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर भी रहते हैं, और कैप्टनसी जो है उनको सूट नहीं कर रही है। जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे एक टाइम पे, आपने देखा हो सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत बड़े पाकिस्तान के माने हुए प्लेयर हैं, दुनिया के माने हुए प्लेयर हैं, मगर कैप्टनसी से उन्होंने खुद रिटायरमेंट अपना जो है वॉकओवर कर दिया था कि मैं कैप्टनसी नहीं करूँगा। मगर और भी कैप्टन्स हैं दीगर, उनको तैयार किया जाए, और प्रेशर जो है खाली एक ही बैट्समैन का नहीं होना चाहिए। तो फ़खर जमान जैसे प्लेयर हैं वो खेल रहे हैं टॉप ऑर्डर में, और इमाम उल हक जैसे प्लेयर खेल रहे हैं, और दीगर प्लेयर्स जो खेल रहे हैं ये परफॉर्म करें, ताकि हैदर अली जैसे प्लेयर हैं, आप एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रख सकते कि शायद वो हर मैच में सेंचुरी कर दें। ये इनको अभी 2-4 साल और मजीद लगेंगे ओलंपिक क्रिकेट के लिए खेलने के लिए और लंबा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, टीम बिल्डिंग में बाबर आजम को टाइम तो लगेगा, लेकिन हसन इस सीरीज़ से कबल मोहसिन मेहदी हमारे प्रोग्राम में ये बात बोल चुके थे कि इनके जिम्बाब्वे की टीम आ रही है, तो मोहसिन कह रहे थे कि गालिबन पाकिस्तान टीम 400-450 रन तो हर मैच में पूरा करेगी। तो मोहसिन प्लीज़ तबसरा करें, 300 से ऊपर नहीं गई आपकी टीम। हाँ, मैं ये कह रहा था, मैं क्योंकि आप नफी नहीं कर रहे अपने बयान। नहीं, मैंने ये बात बोली कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 400 से ज़्यादा रन बनाने चाहिए अगर वो टॉस जीती है, लेकिन वही आपने देखी हमारी बैटिंग की हालत। वही मैंने हसन रज़ा से बात की कि पाकिस्तान की टीम ने मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से खेला या नहीं। खैर वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सुपर ओवर जो हुआ, और हमने देखा कि सिर्फ 3 रन का टारगेट, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, और वो भी पाकिस्तान जो कि T20 स्पेशलिस्ट समझी जाती है। क्या हुआ ऐसा? हसन हमारे साथ मौजूद है, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इस पर डिस्कशन करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनसे गुफ्तगू करने से पहले आज साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का क्या कहना था वो आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसको लेके बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप बाबर आजम के अलावा किसी बैट्समैन की तरफ देखें तो वनडे में फ़खर हैं जो कि बेहतर परफॉर्मेंस दे चुके हैं, उसके अलावा सारे तो अभी नए प्लेयर्स लग रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि किसी प्लेयर्स के बारे में आप ये सोच सकते हैं कि ये बीच में आएगा और पाकिस्तान को मैच जिता देगा। बट जो जिम्बाब्वे की टीम है उसके अगर आप 3, 4, 5, 6 जो बैटिंग लाइनअप है उनकी, वो पाकिस्तानी बैट्समैनों से बेहतर ऑप्शन दे, क्योंकि पाकिस्तान खेल रहा है उन जिम्बाब्वे की बॉलिंग जो कि बहुत वीक बॉलिंग है, और उनके जो बैट्समैन है वो पाकिस्तान जैसी वर्ल्ड क्लास बैटिंग के खिलाफ वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान से बेहतर उनकी बैटिंग लाइन है। हर एक पोजीशन का एक प्रेशर होता है, कोच का अलहदा होगा, बैटिंग कोच का अलहदा होगा, चीफ सिलेक्टर का अलहदा होगा। तो ये तो इतने सेंसिटिव, क्योंकि सारी पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के पीछे फैंस पागल हैं, तो जब आपके वो प्रेशर आएगा तो बारी बारी आप सब छोड़ते जाएंगे। तो वही आपको नज़र आ रहा है, और इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी लेकर आए, और ये जो मजाक इन्होंने किया था अपने साथ और क्रिकेट के साथ भी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये उसी तरफ आ रहे हैं जहाँ से शुरू हुआ था कि एक प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी हो जो कि अच्छे फैसले कर सके। हसन रज़ा, हमने देखा कि इफ्तिखार अहमद को जब ओपनर भेजा गया बाबर आजम की जानिब से तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई कि 2 रन बनाए और 3 रन का टारगेट मिला। इफ्तिखार अहमद की जगह कहा जा रहा है कि हैदर अली को भेजते तो फिर ज़्यादा अच्छा होता। क्या कहेंगे सुपर ओवर के हवाले से? नहीं, देखें बहुत डिसअपॉइंटेड चीज़ है कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि बाबर आजम जैसे
जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो तीनों फॉरवर्ड में खेल रहे हैं अब तक, और वो खुद क्यों नहीं आए इस चीज़ में मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो प्लेयर भी इतने अच्छे और इनफॉर्म बैट्समैन हैं, उनको आना चाहिए था। और अगर वो नहीं आते तो उसके बाद अगर आप रिलायबल कर रहे हैं तो बेहतरीन बैटिंग जो है वो 52 रन की वाह रियाज ने की है, और क्योंकि जब भी वार्म अप बैट्समैन होता है, कोई इनफॉर्म बैट्समैन होता है, तो उनको दिल्ली से खेलता है वो, और वाह रियाज जो है वो एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, मगर वो ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। फर्स्ट वनडे की 50 की उन्होंने, तो उनको भेजना चाहिए था। फ़खर जमान जो है वो सिलेक्टिव शॉट नहीं खेलते, जिसकी वजह से अंडर प्रेशर रहे हैं वो। और इफ्तिखार का मुझे समझ नहीं आता कि वो भी जो है वो बॉलिंग तो अच्छी कर रहे हैं, मगर एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर क्या खिलाते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट में। सर, इफ्तिखार के बारे में मिसबा कई बार ये बात बोल चुके हैं कि वो गालिबन पाकिस्तान का फ्यूचर है पाकिस्तान टीम के लिए। दूसरे ODI में उन्होंने 5 विकेटें हासिल की, फास्ट बॉलर्स को खासा चल नहीं सके, लेकिन हमने देखा कि 5 विकेटें ठीक है उन्होंने ले ली, ऑल्दो इट्स ज़िम्बाब्वे, इट्स ऑल ओके, उन्होंने 5 विकेटें ले ली, लेकिन अब आखिरी वनडे में भी आप इफ्तिखार अहमद पर इन्हिसार कर रहे हैं, डिपेंडेबल हो चुके हैं उनके ऊपर। लेकिन फिर हमने देखा कि मोहम्मद हसनैन ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, तो अब डिपेंडेंसी नज़र आ रही है पाकिस्तान टीम में कि एक स्पिनर की कमी वहाँ पर महसूस हो रही थी। नहीं, मैच तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, पाकिस्तान ने खुद क्लैप्स किया। आप अपनी बैटिंग लाइन अपनी चल रही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान टीम से अगर आप निकाल दें, खुदा न खास्ता भी, तो आप स्टैट्स निकालें, पाकिस्तान के 200 की टीम होगी मेरे ख्याल में ये, और बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे ही पोजीशन में। आपको 50 ओवर्स जो है एक लंबा पीरियड का गेम है, इसमें एक आपको इनिंग डेवलप करनी पड़ती है। इसमें 3 सेशन आते हैं आपके, एक तो अर्ली ऑन 15 ओवर्स होते हैं, उसके बाद दूसरे 15 ओवर्स होते हैं, और आपके जो मिडिल जो बैट्समैन होते हैं मिडिल ऑर्डर, वो क्रीज पर रहने चाहिए। तो जो मेन प्लेयर होते हैं वही मैच को लेके चलते हैं 50 ओवर्स के गेम में, मगर हम रिलायबल जो है वो वाब रियाज पे कर रहे होते हैं, रिलायबल हम हसनैन पे कर रहे होते हैं, रिलायबल जो है हम मूसा पे कर रहे होते हैं। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर आप उठा के देखें, इमाम उल हक हो गए, फ़खर जमान हो गए, और आबिद अली जो हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं, मगर इतनी लंबी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर जो है वो मुसलसल फेल जा रहा होता है। टॉप ऑर्डर जो है वो ऐसी टीमें जिम्बाब्वे की आई हुई, उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल में 350 रन तो करने चाहिए, जितनी फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम खेल रही है। अगर आप PSL में देखें, अगर दूसरी T20 फॉर्मेट में देखें, डोमेस्टिक में देखें, तो थ्रू आउट परफॉर्मेंसेज हो रही होती हैं। मगर यहाँ पर फ्लॉज थोड़े से नज़र आए कि वहाँ प्रयास को ऊपर आना चाहिए था, और इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बाबर आजम जैसे प्लेयर है वो फ्रंट पे लीड करें। मगर मिसबाह उल हक का मुझे समझ नहीं आया कि मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ कि वो उनकी जो लाइकिंग में है वो इफ्तिखार अहमद की लाइकिंग में है, और पहले वो वाहिद बंदे होंगे पाकिस्तान के जो उनकी लाइकिंग में आए, अदरवाइज मिसबाह की लाइकिंग में आना बहुत मुश्किल होता है। एज की वजह से बिल्कुल, मिसबाह उल हक की लाइकिंग में आना बहुत मुश्किल होता है। सरफराज अहमद की मिसाल हमारे सामने है, साथ साथ इफ्तिखार अहमद की आप बात कर रहे हैं, और बाबर आजम का जो आपने कहा कि डिसअपॉइंट हुआ उस फैसले से कि बाबर आजम को खुद आना चाहिए था। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा क्रिकेट के लिए पाकिस्तान के लिए, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को T20 के बाद वनडे का कप्तान बनाया गया? आप समझते हैं कि बाबर आजम एक पावरफुल कप्तान की हैसियत से आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि जैसे आपने खुद लाइकिंग की बात की कि मिसबाह उल हक काफ़ी लाइक करते हैं इफ्तिखार अहमद को, तो आप समझते हैं कि ये फ़ैसला बाबर आजम का था या फिर मिसबाह उल हक का? ये मिसबाह उल हक का फैसला था डेफिनेटली। बिल्कुल, बाबर आजम प्लेयर तो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है और कंट्री के लिए खेलने की कोशिश करता है और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है, मगर डिसीजन हमारे जो डगआउट में बैठे हुए लोग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन माने जाते हैं। मिसबाह को जो है पूरी कमांड मिली हुई है लास्ट 4-5 साल से। आप देखें, अगर टीम को लेकर चल रहे थे, पहले वो खेल रहे थे यूनुस खान के साथ एक लॉन्ग पीरियड जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज़ें जिताई एज ए मिडिल ऑर्डर में। अजहर अली फिर उनके साथ आया, असद शफीक उनके साथ आए, टीम कॉम्बिनेशन बना होता टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान का, मगर अब वो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसलिए एक्सपीरियंस जो है वो कम होता जा रहा है प्लेयरों का। प्लेयर जो है शॉर्ट फॉर्मेट में खेलते हैं और जहाँ पर इनके पे प्रेशर आता है वो वहाँ पर वो अपने आप को मनवा नहीं सकता है। तो मिसबाह का यही कहना है कि मिसबाह जो है रोटेशन तो करे जा रहे हैं, मगर कुछ सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन रखे अगर टीम को खिलाएं और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर्स जो है परफॉर्मेंस करवाना इतना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, 2 फॉर्मेट्स में तो कप्तान बन चुके हैं, लेकिन जैसे कि मोहसिन बता रहे हैं कि क्या वो खुद फैसला कर रहे हैं या फिर वो एक डमी कैप्टन के तौर पे उनके जो टीम सिलेक्शन में उसका कोई किरदार नहीं कप्तान का। लेकिन अब तो ज़राए से खबरें आ रही हैं हासिन के शायद टेस्ट की कप्तानी भी उनको संभालने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया और गालिबन अगर वो कप्तान बन गए तो तीनों फॉर्मेट्स के जो नायब कप्तान होंगे वो मोहम्मद रिजवान का नाम सामने आ रहा है। तो पहले तो टेस्ट की कैप्टनसी पर अगर हम बात करें तो बाबर आजम को ठीक है अभी इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वनडे में पहली सीरीज थी उनकी, तो टेस्ट का कप्तान भी बना दिया जाए। बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। मैंने आपको बताया कि अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखें उठा के अभी लास्ट 3-4 साल से
तो वन एंड ओनली बाबर आजम ही हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर इन पे कैप्टनसी का मज़ीद प्रेशर आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, अगर मैं 96 से लेके बात करूँ 2020 की अब तक की, तो पाकिस्तान में बहुत सारे कैप्टन आए हैं जो सीरीज़ें खेले भी हैं, जो होम भी सीरीज़ खेले हैं, अवे भी खेले हैं, और फिर वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप भी हो गए हैं और काफ़ी सालों तक जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बने। तो शायद अल्लाह ना करे कि ऐसी पोजीशन ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है अपनी परफॉर्मेंस का भी और फिर टीम सिलेक्शन का भी, उसके साथ जो मुशावरत होती है सिलेक्टरों के साथ वो भी, तो ये डाइवर्ट हो जाती हैं आपकी जो कंसंट्रेशन है एज ए बैटिंग में। तो बाबर आजम जिस तरह से बैटिंग एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं। और अगर मजीद ये अगर कैप्टन ना बने तो बहुत ज़्यादा लंबे रन कर सकते हैं, मजीद अगर कैप्टन बनेंगे तो ये खुद अंडर प्रेशर आ जाएंगे और इनकी परफॉर्मेंस ख़राब होगी। ठीक है, कैप्टन बनेंगे तो मज़ीद परफॉर्मेंस ख़राब होगी। जिस तरह आपने कहा कि कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा सिवाय बाबर आजम के, और सभी देख रहे हैं बात, साथ साथ ये भी बातें हो रही हैं कि जिस तरह हमारे ओपनर टॉप ऑर्डर की आपने बात की वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और ये भी एक तासुर पाया जा रहा है कि स्ट्राइक रेट बहुत कम होता है हमारे खिलाड़ियों का। इसकी की क्या बात है, क्योंकि आगे T20 सीरीज़ आ रही है और फिर अगर T20 सीरीज़ में ही कप्तानी वाला मामला चलता रहा तो क्या बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा इससे? ऑब्वियसली पड़ेगा इस पर बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया कि रिजवान को जो है मोटिवेट किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। एक 3 फॉर्मेट में आपका कैप्टन सरफराज जो थ्रू आउट पिछले 5 साल 6 साल से आपको सीरीज़ें जिताया जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जिताई, उससे पहले काफ़ी सीरीज़ें जिताई, होम सीरीज़ शारजा में थी वो जिताई, श्रीलंका के अगेंस्ट जिताई। मगर एकदम से एक प्लेयर को इतने टॉप लेवल पे खेलना, उसके बाद फिर वो डोमेस्टिक में वापस आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है पाकिस्तान की क्रिकेट में बिटवीन डोमेस्टिक एंड पाकिस्तान क्रिकेट। तो रिजवान को मोटिवेट किया जा रहा है, और जहाँ पर लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता रहा है, चाहे पास में आप देख लें या प्रेजेंट अभी भी देख लें, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर फवाद आलम की मैं मिसाल फिर दोबारा दूंगा कि पाकिस्तान के टॉप जो एवरेज बैट्समैन है वो अब तक फवाद आलम है, और उससे पहले ब्रेड हॉज ऑस्ट्रेलिया के, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इतने परफॉर्म करके आए और ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा बने। मगर पसंद नापसंद की आपने बात की कि ये मामला तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत पहले से चल रहे हैं, और पसंद नापसंद पर हम बात करते ले लेंगे, लेकिन एक ब्रेक की जानिब जाएंगे। ब्रेक से वापस आएगा पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन वसीम अकरम साहब ने IPL से मुतालिक अहम बयान दिया, उस पर कुछ बात करेंगे। और साथ साथ हसन रजा साहब की जो एकेडमी है उसमें 8 साल का एक टैलेंटेड क्रिकेटर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हमने ये बात बताई आपको कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो यंग टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, चाहे नेशनल T20 कप से आ रहा हो, चाहे डोमेस्टिक से आ रहा हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग से आ रहा हो। लेकिन एक यंगस्टर है, यंगस्टर भी मैं इसको नहीं बोलूँगा, क्योंकि 8 साल का एक बच्चा है जिसकी एक क्लिप जो है क्रिकेट खेलते हुए वो वायरल हुई है। वो क्लिप है हसन रजा साहब जो कि हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनकी एकेडमी की क्लिप है। और अगर मैं अपने प्रोड्यूसर से बोलूँ कि वो प्ले करके दिखा दें ज़रा फुटेज, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये बच्चा नजर आ रहा है, 8 साल का बच्चा है। और अगर आप इसकी टेक्निकली आप इसकी फुटेज जो आप मुलाहिजा फरमा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका राइट फुट है, जो फ्रंट फुट ये शॉट्स खेल रहे हैं, बैक फुट शॉट्स खेल रहे हैं। तो हसन, क्या स्टोरी है इस 8 साल बच्चे के पीछे, इसके वालिद क्या कहते हैं फ्यूचर से रिलेटेड? बहुत ही प्रॉमिसिंग बच्चा है ये, और 8 साल का बच्चा भी देखें आपके 14 साल में अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट खेलूँ टेस्ट क्रिकेट, तो इस बच्चे में कितना टैलेंट होगा। और टैलेंट को ग्रोन करना, ग्रास रूट लेवल पे जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाना या स्पॉन्सरशिप करना बड़ा एक कमाल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। और टैलेंट की हम बात करते रहते हैं, जैसे नसीम शाह आ गए, हसनैन आ गए, ये सारे प्लेयर्स ऐसे ही आए क्रिकेट खेल के शौक में। इनके फादर जो हैं वो बहुत ही शौकीन है क्रिकेट से, और ऑब्वियसली जो भी प्लेयर होता है बच्चा वो स्ट्रीट क्रिकेट खेलता है, स्कूल क्रिकेट खेलता है, मगर वो एक नेशनल टैलेंट भी होता है। इस बच्चे में बड़ा नेशनल टैलेंट नज़र आया, और हुसैन जमान इसका नाम है बच्चे का, 8 साल की उम्र है, ये अकेडमी ज्वाइन की है, और प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं, कितना स्टडी होकर खेल रहे हैं ये। तो ऐसे फादर पेरेंट्स हैं जो बच्चों को ग्राउंड में लेके आ रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं खेलने के लिए, और ये खुशाइन बात है। मगर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि स्पॉन्सरशिप जो है वो बहुत फ्लॉज है हमारे पाकिस्तान में, जो कि बच्चों को जो है वो मैसर देने चाहिए ताकि वो उभर के सामने आए। अगर हम कंपेयर करें साउथ अफ्रीका से, कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से और दीगर जगहों से, तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा होती है और उसको हायर किया जाता है। MRF अकेडमी है, प्लेयर को वहाँ से उसको बनाते हैं, अंडर 19 खिलाते हैं, उसको एक ग्रास रूट लेवल पे उस पर मेहनत करते हैं। मगर यहाँ पर जो है टैलेंट इतना है कि मैं बच्चे को देख के हैरान रह गया हूँ कि उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग भी कर रहा है वो, और फील्डिंग भी बहुत अच्छी करता है।
आई थिंक कि अगर अच्छी ग्रास रूट लेवल पे खेलें, इस पे काम किया जाए, आगे अच्छी परफॉर्मेंस दें, तो ये अंडर 19 लेवल और टॉप लेवल बिल्कुल इस पर काम किया जाए, इस पर पॉलिश किया जाए। हमने देखा पड़ोसी मुल्क भारत की अगर बात करें, वहाँ फ्रेंचाइज जो हैं वो ऐसे ऐसे टैलेंट्स को अपने पास रखती हैं, पर उन्हें निखारती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा है, बिल्कुल जैसे लाहौर कलंदर की बात की जाए, वो भी निखारते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कोई फ्रेंचाइज ऐसे टैलेंट को अगर अपने साथ रखे और उनको पॉलिश करे, कितना अच्छा होगा इससे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? ऑब्वियसली बहुत मैंने बताया जिस तरह से कि स्पॉन्सरशिप के जो है फ्लॉज में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और पाकिस्तान में प्लेयर्स को सपोर्ट होनी चाहिए, उसको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियली जो है प्लेयर्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं होते, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो। हम हमेशा से बात टैलेंट पे करते रहते हैं, मगर टैलेंट के साथ साथ उसको वो इक्विपमेंट्स, वो चीज़ें देनी चाहिए जो उस चीज़ की उसको ज़रूरत हो। अगर रैकेट है, एक रैकेट खेल रहे हैं लॉन्ग टेनिस, तो वो बड़ा एक्सपेंसिव है। अगर क्रिकेट बैट है तो वो बड़ा एक्सपेंसिव है। उसके लिए जो कंपनीज होती हैं, जो स्पॉन्सरशिप होती हैं, वो इनिशिएटिव लें और वो ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें जो पाकिस्तान का फ्यूचर बन सकें और पाकिस्तान के लिए एक अपना नाम रोशन कर सकें। ठीक है, उम्मीद है कि यंग टैलेंट को साथ लेके चलेंगे। और जैसे कि मोहसिन ने लिंक किया कि आईपीएल में कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जो कि यंगस्टर्स को साथ दे रही हैं, तो आईपीएल से मुतालिक पहले शाहिद खान आफरीदी साहब जो कि साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उन्होंने इज़हार ख्याल किया था कि शायद पाकिस्तान प्लेयर्स को वहाँ जाना चाहिए, उनके लिए नुकसान हो रहा है। और अब वसीम अकरम जो कि साबिक कप्तान है पाकिस्तान टीम के, उनको भी इस बात का दुख है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो आईपीएल में हिस्सा नहीं ले पा रहे। साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम वसीम अकरम ने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा है कि चाहता हूँ कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नए खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा बने। खेल को सियासत का निशाना बनाना नहीं चाहिए, मगर ये दोनों ममालिक की हुकूमतों का मसला है और जब तक हुकूमतें फैसला नहीं करती तब तक आईपीएल में शिरकत ज़ाहिर मुमकिन नहीं हो सकती। वसीम अकरम ने कहा है कि वो इस बात पर अफसरदा हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल खेलने का मौका गंवा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग खेल सकें। वसीम अकरम का मजीद कहना था कि उन्हें खुशी होगी अगर बाबर आजम मजबूत तरीके से भारतीय कप्तान विराट कोहली के साथ अपना मवाजना जारी रखें और कोहली की तरह मजीद मुस्तकिल मिजाजी के साथ अच्छी क्रिकेट खेलते रहें। तो हसन, पहले शाहिद अफरीदी ने यह बात बोली कि खेलना चाहिए पाकिस्तान प्लेयर्स को, बात करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल से रिलेटेड, बीसीसीआई से, और अब वसीम अकरम ये बात कह रहे हैं। तो वाकई क्या इतना बड़ा नुकसान है? क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग भी तो है ना पाकिस्तान के पास। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग तो है, मगर एक टॉप, आपको याद होगा टॉप लीग जो है वो आईपीएल भी हुई है जिसमें पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स खेल रहे थे सारे। और जब आईपीएल का पहला एडिशन हुआ जिसमें प्लेयर्स जाके पाकिस्तान के खेले वहाँ पर जाके, मगर बीसीसीआई जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है वहाँ पर चल रहा था और अगेंस्ट पाकिस्तान थ्रू आउट चलता रहा है बीच में, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ्लॉज आ गए थे और गवर्नमेंट इश्यूज भी ऐसे हैं जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग जो है वो अभी कम्युनिकेशन जो है वो बन नहीं सकता पाकिस्तान क्रिकेट में। चाहे वो कोई पाकिस्तान की सीरीज़ ले लें आप या कोई टूर्नामेंट ले लें, तो ये वर्ल्ड कप में तो आप देखेंगे कि ये आमने सामने हो जाते हैं, मगर वैसे कोई सीरीज़ जो थी वो इंडिया ने पोस्टपोन की थी, मगर पाकिस्तान तो खुद खेलना चाहता है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हर जगह, स्कॉटलैंड में जाके खेली, स्कॉटलैंड की टीम है, नेदरलैंड में जाके खेले और नॉर्दर्न आयरलैंड बेलफास्ट में टेस्ट मैच था वहाँ पर जाके खेले। मगर इंडिया की एक अपने रूल्स रेगुलेशन है उनके, और ख्वाहिश किसकी नहीं होती, सबकी होती है कि पाकिस्तान की हमारी टीम जो है वो इंडिया में जाके खेले। अगर 90s की बात करें हम, तो 90s में हमारे टूर होते थे, सेयाराम का हुआ, हमने वो खेला इंडिया में जाके हैदराबाद दक्कन में, और फिर चंडीगढ़ में, जैसे चंडीगढ़ जैसी जगह है वहाँ की आवाम, वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा, आर्टिस्टों को, खिलाड़ियों को बहुत लाइक भी करते हैं। तो वहाँ पर जाके 90s में हम लोगों ने टूर किए बहुत पाकिस्तान के ज़माने में। मगर आईपीएल एडिशन ऐसा हुआ है जिसमें बीसीसीआई का बड़ा एक सख्त रोल है पाकिस्तान के प्लेयरों के अगेंस्ट, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है प्लेयर्स वहाँ पर जा नहीं सकते, और शोबिस के अगर आप लोग देखें तो आर्टिस्ट लोग जो है वो भी वहाँ पर अपनी जा सकते हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुई। बिल्कुल, मुल्क की कशीदगी दोनों हुकूमत की, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत में कशीदगी है जिसकी बायस दोनों खिलाड़ी या दोनों मुल्कों की बाहमी सीरीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हम देखते हैं जैसे पहले तला ने बताया कि शाहिद खान आफरीदी ने बयान दिया, वसीम अकरम ने बयान दिया, बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों खिलाड़ी अगर एक दूसरे की लीग्स में खेलेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जानिब से ऐसे बयानात सामने आते हैं, भारत की जानिब से कोई खिलाड़ी, कोई क्रिकेटर इस तरीके के बयानात नहीं देता कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी हमारी लीग में खेलना चाहिए। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, एक तो हम ब्रे हार्ट बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे ख्याल में, हम माशाल्लाह से हमें हर चैलेंज का सामना करना आता है और हमने किया भी है। कि अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जाके हम लोगों ने सीरीज़ भी जिताई है पाकिस्तान टीम ने, और जहाँ बिना जैसे कोच भी थे वहाँ पर, वसीम अकरम जैसे बॉलर्स थे, वकारुद्दीन जैसे बॉलर थे, सकलान मुश्ताक जैसे ऑफ स्पिनर थे। तो इस टाइम पे 90s की टीम थी, सईद अनवर जैसे ओपनिंग बैट्समैन थे हमारे पास।
तो डर कभी भी नहीं लगा और हर चीज़ का मुकाबला किया। और कलकत्ता ईडन गार्डन जैसा ग्राउंड था जहाँ पर तमाशाइयों का भरपूर शोर और जोश रहता है, जिसमें वहाँ पर अंडे भी फेंके जाते हैं, जिसमें वहाँ बॉटल थ्रो भी की जाती हैं। तो अंडर प्रेशर तो पाकिस्तान दुनिया में हर जगह खेला है, स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा खेला है। तो पाकिस्तान जो है, जो प्लेयर्स जो हैं उनकी मोटिवेशन बहुत हाई लेवल की होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हर चैलेंज को कबूल करते हैं। अच्छा, वसीम अकरम ने एक और अहम बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि बाबर आजम ऐसे ही परफॉर्म करते रहें और साथ साथ विराट कोहली जो कि भारतीय कप्तान है उनके साथ अपनी कंपैरेटिव एनालिसिस जो कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, मवाजना कर रहे हैं, वो जारी रखें और इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी से जिस तरह विराट कोहली परफॉर्म करते आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने रिसेंटली कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई इस साल, ऐसे ही वो करते रहें। तो ये तो बैक टू द पेविलियन हो गई ना बात कि बाबर आजम खुद कह रहे थे कि मुझे कंपेयर ना किया जाए, मैं तो पसंद करता हूँ विराट कोहली को, लेकिन फिर वसीम अकरम कह रहे हैं कि आप कंपेयर करें। नहीं, मगर वो वसीम अकरम के अपने एनालिस्ट है, वो अपनी तरफ से एक एज ए बूस्ट अप कर रहे हैं बाबर आजम को। मगर बाबर आजम जो है एक डाउन टू अर्थ प्लेयर है और वो बस सर झुका के जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी परफॉर्मेंस देते रहें। और मैंने पहले भी कहा कि उनको कैप्टन बनाया जा रहा है तो वो अंडर प्रेशर हो जाते हैं, मगर अपनी परफॉर्मेंस जो है इंडिविजुअली वो बड़ी मायने रखती है। और बाबर आजम का एक नाम है, एक मकाम है, क्योंकि एक यंग टैलेंट नहीं है, अभी इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है रन्स करने का। तो जब बैट से रन्स निकल रहे होते हैं थ्रू आउट, तो बॉल जो है आपको क्रिकेट बॉल वो फुटबॉल नजर आना शुरू हो जाती है। मगर बाबर आजम पे अगर ऐसे प्रेशर आते रहेंगे बीच में तो डेफिनेटली वो प्रेशर का शिकार होते रहेंगे और अंडर प्रेशर हो वो खेलेगा, कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उससे परफॉर्म नहीं होगा। बिल्कुल हसन, ये बात आप सही कह रहे हैं कि वसीम अकरम का अपना एक एनालिसिस है, आपका अपना तज्जिया है, और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि जिस तरह आपकी एकेडमी में इस लड़के की वीडियो वायरल हो रही है, इस पर भी साबिक क्रिकेटर्स बयान देते हुए नजर आए। साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि टेस्ट टीम की कप्तानी का सेहरा बाबर आजम के सर सजने को जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अज़हर अली को इस कप्तानी से हटाना चाहिए? पहले उनको कप्तान बनाया, फिर सरफराज अहमद को लाया गया, फिर सरफराज को हटाया, एक बार फिर अज़हर को लाया गया, अब दोबारा उनको हटाने की बातें की जा रही हैं। मैंने वही आपको रिपीट किया कि अगर 90 से मैं देखता हुआ हूँ तो जो कैप्टन बना है वो टीम से ड्रॉप भी हुआ है। और रिसेंटली आपको नज़र आ गया कि अज़हर अली का बयान आया है कि मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ, लाहौर की नुमाइंदगी कर रहा हूँ मैं, और मुझे पता नहीं लगा है कि मैं कब टीम से बाहर हो गया हूँ। तो हमारे यहाँ प्लेयर तो आता है, परफॉर्म करता है, मगर वो कब बाहर होता है ये उसी को पता होता है, या फिर सिलेक्शन कमेटी को पता होता है कि कब वो जाके उसको थैंक यू बोल देते हैं। तो इस चीज़ से जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है प्लेयर की ख़राब भी होती है। और एक जो पाकिस्तान के लिए लेवल जो प्लेयर खेल रहा होता है, परफॉर्म कर रहा होता है, ऑब्वियसली उसने बहुत सारी मेहनत की हुई होती है, बहुत सारे ख्वाब देखे हुए होते हैं, अपनी क्रिकेट में अपनी परफॉर्मेंस को मनवाने के लिए आगे स्टैट्स बनाए हुए होते हैं। तो उन चीज़ों को ख़राब करना मेरा ख्याल है कि प्लेयर को जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है डाउनफॉल करना चाहते हैं और उसका जो है अंडर प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर एक कॉन्फिडेंट लेवल जो है आपका ख़राब हो जाता है। मगर अभी बाबर आजम पे भी वही सिचुएशन आ रही है, मेरे ख्याल में उनको परफॉर्मेंस करना चाहिए। और बाकी तो अभी कैप्टन पाकिस्तान टीम में कोई नज़र नहीं आ रहा जो कैप्टनसी करे। ठीक है। अच्छा, सुपर ओवर में हार के बाद अब T20 सीरीज़ जो कि 7 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, उसका क्या नतीजा देख रहे हैं? क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे वहाँ पर? इस मैच से देखें, अगर आप ये मैच जिम्बाब्वे जीता है तो डेफिनेटली इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई लेवल होगा। और जब ये 50 ओवर्स की गेम में इतना अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, फील्डिंग्स भी बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं और मैच में इन रहती है जिम्बाब्वे की टीम, तो मेरे ख्याल में टफ टाइम दे सकते हैं। मगर अभी कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी आपको। बैटिंग जो है वो टॉप ऑर्डर जो है वो वापस परफॉर्म करे अच्छा पाकिस्तान का, ताकि लंबे रन्स करें, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम ऐसी है, ब्रेंडन टेलर जो है वो बड़े इनफॉर्म बैट्समैन हैं, विलियम्स उनके साथ हैं, वो अच्छे प्लेयर हैं। तो 2-3 प्लेयर ऐसे हैं कि जो मैच को लेके जा सकते हैं। सिकंदर जैसे प्लेयर हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और वो 11 साल की उम्र में जो है वो वहाँ पर चले गए थे और उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो भी एक अनप्रोटेक्टेड प्लेयर है। 45 रन की इनिंग उन्होंने खेली लास्ट मैच में। आई थिंक इनके खिलाफ 90 रन करने चाहिए, अदरवाइज अगर ठीक है हसन, आप समझ रहे हैं कि चेंजिंग करनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि किन लड़कों को अब मौका देना चाहिए अगर T20 सीरीज़ हो? मेरा ख्याल है कि आखिरी मैच हारने के बाद दबाव होगा कौमी टीम पे। जी बिल्कुल प्रेशर होगा। ज़रा पता एक कंट्री का मैच होता है और एक टीम की रैंकिंग जो है वनडे क्रिकेट में 6 नंबर पे पाकिस्तान की है और 14वें नंबर पे मुझे लगा है कि जिम्बाब्वे की रैंकिंग है जो ICC रैंकिंग में आ रही है। तो बड़ा प्रेशर रहता है जब आप एक कंट्री से जो मैच टीम जब हारती है, तो डेफिनेटली चेंजेस होनी चाहिए। और मिसबा उल हक जो है डेफिनेटली अंडर प्रेशर भी रहेंगे और उनके साथ वकार हैं, एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, वो भी कुछ
चेंजिंग करेंगे और ठीक है। थ्रू आउट अगर आप स्क्वाड देखें ठीक है, PSL अंडर में, प्रेशर होंगे यूनिवर्सिटी मिसबाला का में वक़ार बहुत यूनिस सारे भी बहुत बहुत players हैं शुक्रिया जो फॉर्मर वापस टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान की टीम हसन रजा साहब ने हमने कहता प्रोग्राम में ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर अकेडमी और इंशाल्लाह उम्मीद हम ये करेंगे जिस तरह यंग टैलेंट 8 साल का बच्चा जो टेक्निकली काफ़ी साउंड था वैसे मजीद टैलेंट आप प्रोड्यूस करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का अख्ताम हुआ, इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।